हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज की कक्षा में हम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। इसके हर एक टॉपिक को एनिमेशन के द्वारा बड़े विस्तार से समझा जाएगा, जो कि हर एक एग्जाम जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, डिफेंस, सीयूईटी, स्टेट पीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सके। एंड लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले मिले। चलते हैं शिक्षा की ओर। धन्यवाद। ग्लोब। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप, मिनिएचर फॉर्म और सत्य प्रतिरूप है। मिनिएचर फॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर पृथ्वी का जो वास्तविक रूप है उसको छोटा कर दिया जाए तो वह मिनिएचर फॉर्म में बन जाती है और इसे ही ग्लोब कहा जाता है। सत्य प्रतिरूप इसलिए कहा गया है कि ग्लोब जो वास्तविक पृथ्वी है उस पर जितने भी महासागर और महादेश हैं उनका विस्तार, उनकी स्थिति, उनकी सारे विस्तार और स्थिति को उन्हीं रूप में ग्लोब पर छोटे मेजरमेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। ग्लोब पर वे सारे महासागर और महादेश उसी स्थिति में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि वास्तविक पृथ्वी पर है। यही रीजन है कि पृथ्वी का छोटा रूप और सटीक मॉडल ग्लोब को कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ग्लोब की संरचना के बारे में। तो ग्लोब पर अक्ष, एक्सिस बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अक्ष दर्शाया गया है, जो यहाँ सुई अंदर जा रही है, इसके अंदर एक सुई गई है, उसे ही अक्ष कहा गया है। ग्लोब पर एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। तो यहाँ पे सुई यहाँ से अंदर गई है और यहाँ से अंदर गई है। तो इन दोनों सुई गए हैं अंदर, ये जो दोनों बिंदु है उन्हें ध्रुव कहा जाता है। जो ऊपरी बिंदु है उसे उत्तरी ध्रुव और जो नीचे वाले बिंदु है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस सुई के ही आधार पर इस ग्लोब को पूरा घुमाया जा रहा है। और पृथ्वी पर भी वास्तविक सुई एग्जिस्ट नहीं करती है, वो काल्पनिक सुई एग्जिस्ट करती है, जिसके सहारे हम कल्पना करते हैं कि वो घूम रही है। अब जानते हैं ये झुकाव कितनी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वास्तविक रूप में भी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी तरीके से ग्लोब पर को भी दर्शाया गया है कि ग्लोब भी अपने अक्ष पर, ये जो अक्ष है सुई, उस पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो घूर्णन। पृथ्वी की तरह ही ग्लोब को भी उसी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घुमाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि पृथ्वी या ग्लोब, इन दोनों में से किसी को रख लिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा आपसे पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आंसर भी मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोब की लाभ और सीमाएं। तो यहाँ पे आपको यहाँ जानना जरूरी है कि ग्लोब, अभी तो आपने जाना है कि ग्लोब क्या है, अब जानते हैं कि ग्लोब के लाभ क्या है और उसके रिस्ट्रिक्शंस, सीमाएं क्या है। तो लाभ तो ग्लोब से हमें बहुत है। ग्लोब हमें पृथ्वी की वास्तविक आकृति, जो कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का वास्तविक रूप ऐसा ही है, जिसे हम जॉइड कहते हैं। पृथ्वी वास्तविक रूप से अपने ध्रुवों पर, जो ध्रुवें हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर चपटी है। चपटी मतलब फ्लैट, फ्लैट है और मध्य में उभरी हुई है, मतलब बीच में विषुवत रेखा के मध्य यहाँ पे उभरी हुई है, मतलब निकली हुई है थोड़ा। उनका विस्तार ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा के पास ज्यादा है। इस विशेष आकृति को ही, पृथ्वी की विशेष आकृति को जॉइड कहते हैं। इसमें देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। किस पर, ग्लोब पर। तो ग्लोब के ये सारे लाभ हैं कि ग्लोब को हम पृथ्वी के छोटे मॉडल के रूप में देख सकते हैं, मगर इसकी कुछ सीमाएं ही हैं। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके कुछ लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती है।
सीमाएं भी होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो ग्लोब को हर जगह ले जाना कठिन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लोब इतनी तेजी से घूम रहा है, कमजोर ना हो जाए इसके हिसाब से भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इस पे हैं। साथ ही एक बार में ग्लोब के केवल एक ही भाग को देखा जा सकता है, आधे मतलब आधे भाग को ही देखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी गोल वस्तु को हम केवल आधे भाग को देख पाएंगे, उसके पूरे भाग को देख ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। एक बार में हम किसी भी गोल वस्तु को उसके आधे भाग को ही देख पाएंगे, जैसे कि सन हो गया हमारा, चांद हो गया हमारा। एक बार में एक ही मतलब आधे उसके भाग को देख पाएंगे, क्योंकि वह हमारे सामने गोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इससे एक और रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत अधिक विस्तृत जानकारी, जैसे कि शहरें हो गई, छोटी छोटी गलियां हो गए, जो शहर की गलियां हैं उनका भी मतलब यहाँ पर कैसे ही दिखेगा। यहाँ पर महासागरों और महादेशों को ही इतने छोटे आकार में प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ छोटे शहर और गली तो मतलब दिखेंगे ही नहीं आपको सही से, मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। ये मतलब बड़े विस्तारों के लिए बनाया गया है ग्लोब का, मतलब ग्लोब को पृथ्वी के वास्तविक मॉडल को दिखाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप मैप के रूप में यूज नहीं कर सकते। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक है ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं। तो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं कुछ कुछ खींची गई हैं ताकि हमारे किसी भी स्थिति का सही निर्धारण किया जा सके। ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, जो स्थान को समझने में मदद करती है। जैसा कि मैंने बताया था, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, इक्वेटर। ये जो विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है, वह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो उत्तरी गोलार्ध आपको उत्तरी ध्रुव के पास ही मिलेगा। विषुवत रेखा के उत्तर उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव मतलब होता है, और उसे ही उत्तरी गोलार्ध भी कहेंगे। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। नेक्स्ट अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। इंग्लिश भी आपको जरूरी से जरूर समझना होगा। लैटिट्यूड्स इसको कहते हैं, अक्सर एग्जाम्स में लैटिट्यूड करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो विषुवत वृत्त है उससे ध्रुवों तक जितने भी स्थित पैरेलल रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, उन सभी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त भी एक अक्षांश रेखा भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है, अ, अक्षांश रेखाओं के पैरेलल है, तो ये भी अक्षांश रेखा के ही अंडर कंसीडर किया जाएगा। तो विषुवत रेखा के जो भी पैरेलल रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं, जो समय और स्थिति के निर्धारण में मदद करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है पृथ्वी की सारे अक्षांश रेखाओं। जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उन्हें अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। पहला नंबर तो विषुवत रेखा, इसी के आधार पर सारे अक्षांश रेखाओं का निर्धारण संभव हो सका है। तो विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंग्लिश में भी आप इसका नाम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में कर्क रेखा ना देकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दे देता है, तो आप घबरा ना जाए, इसलिए इसे याद रखें। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को दर्शाता है, ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन, कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में पाई जाती है, ठीक है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिणी
अक्षांश को मकर रेखा दर्शाती है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा के अपोजिट कर्क रेखा, इसी तरीके से रेसिप्रोकल में याद किया जा सकता है इन दोनों को। इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव को भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल में याद कर सकते हैं। जैसे कि उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। यह विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 66.5 डिग्री यहाँ पे उत्तर दिया गया है। और इसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे नाम से भी आपको समझ में आता है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा गया है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा और 66.5 डिग्री दक्षिण होगा। यह विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि हमने बताया। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की ताप कटिबंध। ये ताप कटिबंध भी अक्षांशों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ताप कटिबंध का सीधा से सामान्य तौर पर अर्थ है कि पृथ्वी पर जो परिवेश है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें मौसम और जलवायु का किस प्रकार से विस्तार किया गया है, रेखाओं के माध्यम से उसे समझा जाना चाहिए। तो ताप कटिबंध, पहला नंबर आता है उष्ण कटिबंध, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उन्हें रेखाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। टॉरिड जोन इसे इंग्लिश में कहते हैं, और विस्तार यहाँ पर बताया गया है कि ताप कटिबंध उष्ण उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन पाया जाता है। ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण। इसके बीच में जो एरिया है, इस पूरे एरिया में भीषण गर्मी पड़ती है, और इस एरिया को उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष में एक बार दोपहर का सूर्य सिर के ठीक ऊपर रहता है। यहाँ वर्ष में एक बार कम से कम दोपहर का सूर्य जो रहता है सिर के ठीक ऊपर रहेगा, मतलब भीषण गर्मी उस दिन पड़ेगी, इसलिए यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जैसा कि हमने बताया। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, तो ये शीतोष्ण कटिबंध आपको पता ही होना चाहिए कि ये उष्ण कटिबंध है, तो इसके पास में ही शीतोष्ण कटिबंध होगा, मतलब शीत भी होगी, थोड़ी ठंडी रहेगी और गर्मी का भी मौसम रहेगा। तो ये कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंध है उसके बारे में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ये जो कर्क रेखा है और ये जो आर्कटिक वृत्त है उसके बारे में बताया गया है। उत्तरी ध्रुव जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में, और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बताया गया है, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध को दर्शाती है। तो इस एरिया और इस एरिया को शीतोष्ण कटिबंध एक साथ कहेंगे। यहाँ की विशेषता यह है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ तापमान मध्यम रहता है। यहाँ पे तापमान मध्यम रहता है क्योंकि सूर्य तो बीच में यहाँ पे ज्यादातर मतलब किरणें अपनी पहुंचाती हैं, यहाँ पे तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान जो है मध्यम रहता है। और शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लास्ट में जो ध्रुवों का एरिया है, यहाँ से अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त, इन वृत्त के बाद जो ध्रुवों का एरिया बचता है, उन सभी एरियाज में आपको सबसे ज्यादा ठंड मिलेगी शीत कटिबंध। यहाँ पर ही आपको पोलर जो देश है वो मिलेंगे। यहाँ पे सबसे विशेषता ये है कि सूर्य क्षितिज से भी ज्यादा ऊपर उठती नहीं है, मतलब यहाँ क्षितिज पर ही दिखेगी आपको, ज्यादा ऊपर दिखेगी नहीं सूर्य, इसलिए यह अत्यंत ही ठंडी होती है। यहाँ बर्फ का पूरा इलाका होता है, इसलिए इस तरीके से सारे ताप कटिबंधों का यहाँ पर विस्तार से समझा दिया गया होगा। नेक्स्ट, देशांतर रेखाओं की मुख्य विशेषताएं जो है और देशांतर कितने हैं, कैसे हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। जो देशांतर है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करने का काम करती है, जैसे कि ये लाइन देख पा रहे होंगे ये, तो इन लाइंस को ही देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनकी पूरी संख्या 360 होती है और हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है।
ये पूरे कुल टोटल मिला के 360 रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पर। और ये आकार इनके सभी रेखाएं समान लंबाई की हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो लंबाई में समान होती है, जैसे कि बताया गया है, मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है उनकी लंबाई समान नहीं होती है। विषुवत रेखा जो सबसे लंबी है, उसके बाद जो भी उसके पैरेलल में है, क्रमशः ध्रुवों तक जाती जाती वो छोटी होती जाती हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ दूरी बताया गया है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर ये जाके शून्य मात्रा रह जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि जो भी देशांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा के पास में ही है। ये ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये मतलब इनके बीच में दूरी जो है वो घटती जाती है और अंततः ध्रुवों तक पहुंचते ही इनकी दूरी शून्य हो जाती है और एक दूसरे से मिल चुके होते हैं। महत्व इनका, इनको बनाया क्यों गया है, इनको मतलब कंसीडर ही क्यों किया गया है, इन्हें महत्व मिलाया क्यों गया है, यहाँ महत्व बताया गया है इसका देशांतर रेखाओं का। देशांतर रेखाओं का मुख्य उपयोग समय और सटीक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ पर बताया भी जाएगा कि समय को किस तरीके से यहाँ पे मतलब देशांतर रेखाओं के द्वारा गणना की जाती है और किसी स्थान की सटीक स्थिति लोकेशन के लिए भी आपको अ, देशांतर और अक्षांश दोनों रेखाओं का सहायता लेना पड़ेगा, इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे कुछ कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं यामी उत्तर, जो कि देशांतर का दूसरा नाम है, उसके बारे में। तो प्रधान यामी उत्तर, प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को दर्शाती है। प्रधान यामी उत्तर, अब देशांतर रेखाएं तो इतनी सारी हैं, जैसे कि अक्षांश रेखा इतनी सारी थी तो उसमें एक विशेष मुख्य को माना गया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा था। उसी तरीके से देशांतर रेखाओं में भी एक एक मुख्य रेखा को चुना गया है, उसे प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। इसे क्यों चुना गया, क्या बात, इसके बारे में जानकारी देते हैं। यह रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच, यह जो रेखा है प्रधान याम्योत्तर, वह ब्रिटेन के ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच में क्या स्थित है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से होकर गुजरती है। यहीं से दुनिया का मानक समय, जो कि जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, निर्धारित होता है। कहाँ से, प्रधान यामी उत्तर से। ये सारे प्रश्न क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, तो ये सब आपको हर एक पॉइंट को क्लियर वाइज यहाँ पे बता दिया गया है, आपके नोट्स के लिए भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 180 डिग्री यामी उत्तर, इंटरनेशनल डे टाइम, जो कि प्रधान यामी उत्तर 0 डिग्री है, तो इसके ठीक अपोजिट में 180 डिग्री यामी उत्तर होगा, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। यह प्रधान याम्योत्तर के ठीक पीछे है, जैसा कि मैंने बताया। इस रेखा को पार करने पर कैलेंडर की तिथि बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पर आप उसके एक दिन पहले के टाइम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और अगर आपने 180 डिग्री याम्योत्तर को पार किया और उस अपोजिट साइड चले गए, तो आप एक दिन कैलेंडर को पार कर लेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, अब यहाँ पर भारत के भी मानक समय रेखा को बताया गया है कि भारत का भी अपना मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जो कि स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और मतलब प्रॉपर भारत को मध्य से मतलब काटती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरात गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है, जगह का नाम भी बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कौन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया गया है। आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि देखिए, ये पूरी मतलब ग्लोब का आकार यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, पृथ्वी को छोटे रूप में बस विस्तार से समझाया गया है। नॉर्थ पोल यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ को दर्शाती है, 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये जो बिंदु है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। और यहाँ पे इसके अपोजिट में ठीक इसके नीचे साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, जो कि दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाती है।
यहाँ पे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है जो कि आपको ब्रिटिश राज के वेधशाला ग्रीनविच से गुजरती है और ये से इसके ठीक अपोजिट में इंटरनेशनल डेट लाइन की 180 डिग्री देशांतर रेखा को दर्शाती है। अब आते हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक महत्वपूर्ण रेखा है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण सॉरी उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा के पास में है। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसका नाम है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिण, जो कि मकर रेखा को बताती है। और अंटार्कटिक सर्कल जो कि दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक है रेखा, ये अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण को बताती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों का विस्तार किस तरीके से है। तो ये विषुवत रेखा है मध्य में जो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। इसके ठीक ऊपर में जो नॉर्थ पोल है उसके बीच तक के एरिया को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इसके नीचे इक्वेटर के नीचे वाले भाग को साउथ पोल के बीच वाले जितने भी भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा जितने भी ग्रिड लाइंस है। अब समय और देशांतर का संबंध आपको जानना जरूरी है कि समय और देशांतर एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री। इसको पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लगता है किसको, पृथ्वी को। इसका अर्थ है कि पृथ्वी 15 डिग्री प्रति घंटा या 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है। अब डिवाइड करेंगे एक एक नियम से तो आपको समझ में आएगा कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है पृथ्वी। यही कारण है कि जैसे जैसे हम ग्रीनविच से, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनविच से हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है, ठीक है। और हमारा जो भारत है वह ग्रीनविच से पूर्व दिशा में है, मतलब ग्रीनविच के समय से हमारा भारत का जो समय है वो आगे है, हम दुनिया से आगे चलते हैं। हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, समय बढ़ता है और प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ता जाता है। और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है और प्रत्येक 1 डिग्री मतलब पश्चिम की ओर जाने पर समय 4 मिनट घटता है, ठीक है। याद रखें कि अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इसका मान ज्ञात करना कठिन था। इसके लिए ही प्रधान याम्योत्तर को चुना गया ताकि सभी देशों के लिए समय का निर्धारण एक समान हो। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आप मतलब अलग अलग जगह जाने से हमारा समय बदल जाता था, इसलिए एक फिक्स्ड लाइन को चूज किया गया जो कि प्रधान याम्योत्तर के नाम से जानी जाती है। यह फिक्स्ड लाइन कहाँ से है, ब्रिटिश राज के वेधशाला ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यहाँ से आपको चूज किया गया, इसे प्रधान माना गया। फिर इसके पूर्व में जाने पर समय को बढ़ाना, मतलब हर 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट बढ़ता है और 1 घंटा बाद 15 डिग्री मतलब घूम जाती है पृथ्वी। तो पूर्व जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि समय और देशांतर का संबंध क्या है। अब स्थान समझ की समस्या क्या है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है जैसा कि हम जानते हैं, और इसका अर्थ हो गया कि 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रही है पृथ्वी। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, 4 मिनट। यदि हम अलग-अलग देशांतरों पर अलग-अलग स्थानीय समय का उपयोग करेंगे तो बहुत ही बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। जैसा कि हम अगर ऐसा कंसीडर करें कि पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में अपना अलग समय है, 1 डिग्री जाने पर वहाँ पे समय ही अलग हो जा रहा है, तो हमसे ट्रैवल करेंगे तो मतलब समय का कुछ समय ही समझ में नहीं आएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस दिशा में जाने पर कौन-सा मतलब समय बढ़ रहा है और कौन से देश में अभी कितना समय हुआ है। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक, जैसा कि मैंने बताया था कि एक मुख्य रेखा को
प्रधान याम्योत्तर को कंसीडर किया गया और उसके बाद उसे फिक्स किया गया। फिर भी यहाँ पे समस्या उठकर ये आती थी कि दूर-दूर जाने पर, जैसे कि बहुत दूर जाने पर, एक देश से दूसरे देश जाने पर वहाँ पे समय ही घट जाता था, कभी बढ़ जाता था। तो ये भी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती थी। और जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें भी समय का हेर-फेर, अगर इंटरनेशनल में दिया जाए कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो यहाँ पे अलग देशों के लिए अलग समय क्या होगा, फिर इसके लिए ये सभी मुश्किलें बढ़ जाती थी। इसलिए हर एक देश के लिए उसका एक मानक समय कंसीडर किया गया, जो उसी को स्थानीय समय कहते हैं। हर एक देश के लिए अपना एक स्थानीय समय बनाया गया है कि उस देश में उस तरीके से ही चलेगी, उसका स्थानीय समय इस हिसाब से ही चलेगा। भारत के गुजरात, जो द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के देशांतरों में लगभग साढ़े 29 का अंतर है, 29 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे स्थानीय समय के एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है कि गुजरात के जो द्वारका है, जो कि पश्चिमी इलाका है हमारा गुजरात, उसके एक द्वारका जगह का नाम बताया गया है। और पूर्वी इलाका असम, जो भारत का पूर्वी इलाका है डिब्रूगढ़, वहाँ के देशांतरों में 29 डिग्री का अंतर है। तो 29 डिग्री का अंतर होने से तो बहुत ज़्यादा ही समय का अंतर हो जाएगा, क्योंकि हर 1 डिग्री अंतर में 4 मिनट बढ़ जा रहा है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनके समय अंतराल में 1 घंटा 45 मिनट पहले उग जा रहा है। ठीक है, असम में सूर्य गुजरात की तुलना में कितने समय पहले उगता है? 1 घंटा 45 मिनट पहले उग जाता है। तो ये समस्या बन गई। अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना होगा? तो समय की एकरूपता बनानी होगी। यदि हर शहर को अपना अलग समय रखना हो, तो देश भर में ट्रेनें, बस, फ्लाइट और अन्य सरकारी कार्यों की समय सारणी बनाना ही नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए सुविधा के रूप के लिए पूरे देश में एक ही समय का पालन करने से व्यापार, संचार और यात्रा में सुगमता होती है। तो इसके लिए मानक याम्योत्तर को स्टैंडर्ड मेरिडियन को चुना गया। इसलिए प्रत्येक देश पर एक ऐसी देशांतर रेखा को चुना जाता है जो देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ताकि समय का अंतर कम से कम हो सके। 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक याम्योत्तर माना गया है। जो भारत का मानक याम्योत्तर है, उसे प्राइम मेरिडियन है, उसे 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कंसीडर किया गया है। और यह रेखा उत्तरी ध्रुव के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय माना गया है, जिसे भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि मानक समय हमें एक समान घड़ी प्रदान करती है, ताकि पूरे देश में एक ही समय पर कार्य कर सके, जिससे भ्रम और अव्यवस्था से बचा जा सके। तो आ गया बच्चों समझ कि हमें एक मानक समय, एक ही घड़ी कैसे मिली, और इसके हिसाब से पूरे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। और आशा करती हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा इस चैप्टर में समझने में। और अगर कहीं आया भी होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आप कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।